नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। अगले यानी 5वें चरण में 6 मई को सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी सीटों पर चुनाव होने हैं। जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उसको देखकर गोस्वामी तुलसीदास की एक पंक्ति याद आती है। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समझुहि साधु। यानी श्री राम के नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये कहना अपराध है, और इसके गुण भेद के माध्यम से साधु और ज्ञानी पुरुष स्वयं इसके महत्व जान लेंगे। ये तो रामचरितमानस की बात थी, लेकिन इस पंक्ति को धार्मिक परिप्रेक्ष्य से हटकर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बड़े छोटे में अंतर करें तो किसी को भी बड़ा या छोटा कहना अपराध हो जाएगा। क्योंकि इन 5 सीटों पर कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है। ये इसलिए क्योंकि 5 सीटों की पहेलियां साफ साफ सुलझी बिल्कुल नहीं नजर आ रही। उम्मीदवारों के भी हौसले अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने पक्ष में मतों के ध्रुवीकरण का विश्वास है। बहरहाल उनके दावे कितने सही है, पहेली किन किन सीटों पर किसके पक्ष में ज्यादा नजर आ सकती है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सम्मानित मेहमान मौजूद हैं। बातचीत करेंगे। पहले बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीट सारण की। गंगा, सोन और सरयू के संगम तट को सारण समेटे हुए है और धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक रूप से बेहद समृद्ध है। 6 मुख्यमंत्रियों को देने वाला यह जिला सारण, यहां कांग्रेस के गढ़ को 1977 में लालू ने ध्वस्त किया था। लालू यहां से 4 बार सांसद रहे हैं। सारण लोकसभा सीट 2008 के परिसीमन से पहले छपरा संसदीय सीट के नाम से जाना जाता था। यहां हर चुनाव में यदुवंशी और रघुवंशी आमने सामने होते रहे हैं। सांसद भी इसी दोनों में से कोई यहां अब तक हुए हैं। 2014 में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को 3,55,012 वोट मिले थे, वहीं राबड़ी देवी को 3,14,172 वोट प्राप्त हुए थे। 2009 में आरजेडी के लालू प्रसाद को 2,74,209 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को 1,68,459 वोट। फिलहाल पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी यहां से सांसद हैं और फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में डटे हुए हैं। ये 3 बार चुनाव में विजयी हो चुके हैं और पिछले चुनाव में इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था। राजीव प्रताप रूडी 1990 में महज 26 साल की उम्र में विधायक बने थे। A320 विमान के कप्तान और लड़ाकू विमान उड़ाने में अनुभवी राजीव प्रताप रूडी ने छात्र राजनीति से निकलकर 1985 में सारण की सियासत में कदम रखा था। सारण से इस बार महागठबंधन से आरजेडी के उम्मीदवार हैं और वो लालू के समधी चंद्रिका राय है। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में जान लेते हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट 1977 में एससी के लिए आरक्षित हो गई। इसी वर्ष युवा नेता रामविलास पासवान ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई और देश में सर्वाधिक 4,69,000 वोट प्राप्त किए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम लिखा गया। 1989 में कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,448 वोटों से इन्होंने मात दी थी। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और उसे और बेहतर किया। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में हाजीपुर, लालगंज, महनार, महुआ, राजापाकर और राघोपुर आते हैं। यहां से रामविलास पासवान सांसद हैं। जब जब वो चुनाव जीते इन्हें मंत्री पद से नवाजा गया। 2014 में यहां एलजेपी के रामविलास पासवान को 4,55,652 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के संजीव प्रसाद टोनी को 2,30,152 वोट प्राप्त हुए थे। 2009 की बात करें तो यहां जेडीयू के रामसुंदर दास को 2,46,715 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी के रामविलास पासवान को 2,08,761 वोट प्राप्त हुए थे। हाजीपुर लोकसभा सीट पर इस बार दोनों प्रत्याशी नए हैं, ये गौर करने वाली बात है। रामविलास पासवान राज्यसभा जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी एलजेपी से पशुपति कुमार पारस को मैदान में उतारा है, जो इनके छोटे भाई हैं।
जबकि आरजेडी ने राजापाकर विधायक शिवचंद्र राम को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। चर्चा में शामिल होते हैं और हम परिचय करा दें, हमारे साथ पटना स्टूडियो में इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील कुमार, आप जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और उर्मिला ठाकुर जी, आप आरजेडी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में बीजेपी के मेहमान भी हमसे जुड़ गए, माफी चाहूंगा। निखिल आनंद, आप बीजेपी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। संजय जी, क्या आपको लगता है यदि हाजीपुर की बात करें, सारण की बात करें, टफ सीट है और ऐतिहासिक सीट भी है, तो ऐसे में कहां पर क्या माना जाए? नहीं, हाजीपुर की सीट तो एक प्रतिष्ठा की सीट रही है और रामविलास पासवान उसके पर्याय बन गए थे। जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव जीतते रहे हैं, रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। अब इस बार पशुपति कुमार पारस वहां उम्मीदवार हारे भी हैं, तो देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस क्योंकि वो चिर परिचित चेहरा है। जी 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 हाँ, हारे भी थे जी। तो पशुपति कुमार पारस का एक्सेप्टेंस कैसे होता है, ये देखने वाली बात है। थोड़ा यूपीए के लिए इस बार थोड़ा वो चैलेंजिंग सीट इसलिए लगता है कि वहां शिवचंद्र राम तो एक मजबूत और कद्दावर नेता हैं, क्षेत्र में उनकी अपनी पकड़ भी है, लेकिन बालिंदर दास को भी लालू राबड़ी मोर्चा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब ये कितना प्रभावी हो पाएंगे या यूपीए को की मजबूती को कितना ये सेंधमारी कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर ये कोई फैक्टर नहीं होते हैं तो लड़ाई आमने सामने होगी। और चूंकि ये सीट प्रतिष्ठा की सीट होती है, एक बड़े कद्दावर नेता है रामविलास पासवान। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण पार्ट है कि हाजीपुर मुद्दों को लेकर के मुखर रहा है। अब वो मुद्दे इस चुनाव में कितने हावी होते हैं और मुद्दों को लेकर के, जैसे नगर निगम की बात है, हाजीपुर को कहा गया कि भाई आप इसको नगर निगम का की मान्यता दीजिए। हो सकता है सरकार से उनकी शिकायतें हों, सत्ता दल से उनकी शिकायतें हों और इसका खामियाजा हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को ये करना पड़े, झेलना पड़े। शिवचंद्र राम अपने तरीके से चीजों को, अपने तरीके से लोगों को पेनिट्रेट करेंगे। अब बालिंदर दास उनको कितना कमजोर करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो हाजीपुर एक महत्वपूर्ण सीट तो है, अब किस तरफ चीजें जाती हैं ये तो देखने वाली बात होगी। जी, क्या लगता है डॉक्टर सुनील आपको, हालांकि आपके अलाइज हैं और निखिल आनंद बीजेपी से हैं, आपके भी अलाइज हैं, मतलब एनडीए का एक पार्ट एलजेपी है, पारस कितना चमका पाएंगे अपनी सीट को? क्योंकि ये सीट, हालांकि रामविलास पासवान एक बड़ा कद है उनकी पार्टी में और बड़ा चेहरा है, क्या उनके चेहरे को देखकर एलजेपी वहां मजबूती से खड़ी दिख रही है आप लोगों को, या फिर शिवचंद्र राम जो एक लोकप्रिय चेहरा अलग से हैं वो एक भारी चुनौती दे रहे हैं? देखिए संजय जी, हाजीपुर के चुनाव परिणाम में कोई सस्पेंस नहीं है। वो अगर आप देखेंगे तो एक तो वहां से रामविलास पासवान जी बहुत दिनों से बहुत बार जीतते आए हैं, वो एक कद्दावर मंत्री रहे हैं, हाजीपुर क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अगर आप देखें तो हाजीपुर में रेलवे का हेडक्वार्टर, हाजीपुर में होटल प्रबंधन संस्थान, हाजीपुर के अंदर देखेंगे तो पूरे राज्य सरकार ने पूरे उसको सड़कों का जाल बिछाया है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो अभी जो एक तो रामविलास पासवान का कद, उनके द्वारा किए गए क्षेत्र में कार्य, और उसके अलावा डबल इंजन की सरकार के द्वारा माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार जो वहां न्याय के साथ विकास और विकासात्मक कार्य किए गए हैं, और तो इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। तो आप अगर माननीय नीतीश कुमार के द्वारा वे किए गए कार्य देखें तो हर गांव में अगर आप जाएंगे, आप हर गांव में, इवन दियर में आप जाएंगे तो हर घर में बिजली पहुंचा दी गई है। और इसके साथ ही देखें तो सड़क और पुल पुलियों का जाल है। स्कूल में देखेंगे तो स्कूल में पढ़ने पठन पाठन का उपाय है। अस्पताल है जहां की मरीज है, रुई है, सुई है, दवा है, डॉक्टर है। तो ऐसे में निश्चित ही देखेंगे डबल इंजन की विकासात्मक सरकार, माननीय रामविलास पासवान जी का अपना कद, उनके द्वारा किए गए कार्य, तो हाजीपुर के परिणाम में कोई सस्पेंस नहीं बचता है।
ठीक। निखिल जी, क्या आपको लगता है, हालांकि देखिए यदि कामकाज सिर्फ बोलता होता तो 2009 में रामविलास पासवान जी स्वयं क्यों हारते? आज फैक्टर क्या क्या आपकी पार्टी की नजर में वहां काम करेगा और किन कारणों से लगता है कि वहां मजबूती है आप लोगों को आरजेडी की तुलना में? देखिए, रामविलास पासवान जी एक कद्दावर नेता रहे और उन्होंने 60 के दशक से लेकर आज तक की राजनीति को एक तरह से लीड किया है और दलित पॉलिटिक्स में बड़े नाम हैं। और हाजीपुर का नाम रामविलास पासवान जी के नाम के साथ एक सिनोनिम की तरह है। उन्होंने बहुत काम किया है, सभी समाज के वर्गों को उन्होंने साथ लेकर चलने का काम किया है। वहां विकास की जो भी काम हुए हैं उसमें उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। चुनाव हारना अलग सी चीज है, 2009 की परिस्थिति अलग होगी, ये 2019 का चुनाव है। और मुझे लगता है कि जब रामविलास पासवान जी ने एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से एक तरह से खुद को अलग कर लिया है, तो इस बार हाजीपुर की जनता रामविलास पासवान जी को एक ट्रिब्यूट पे करेगी, पॉलिटिकल ट्रिब्यूट। और इस बार पशुपति कुमार पारस जी को बड़े मतों से जिताएगी। वैसे भी ये चुनाव देश में ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेतृत्व का संकट देश में दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कौन, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं। और देश की जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन सब के लिहाज से नरेंद्र मोदी जी के लिए वहां की जनता वोट करेगी और हम उस सीट को बड़े मतों से जीतेंगे। सारण को लेकर क्या आपका मन कहता है निखिल? क्योंकि वहां पे भी आपकी पार्टी के ही कैंडिडेट हैं और फिर राजीव प्रताप रूडी वहां से सिटिंग एमपी हैं, लेकिन वहां पर चैलेंज है चंद्रिका राय के जरिए, जो लालू जी के समधी हैं। पिछली बार हालांकि राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था। इस बार क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, राजीव प्रताप रूडी जी एक बड़े नेता हैं, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे और मुझे लगता है कि वो चुनाव जीतेंगे। आपने चंद्रिका राय जी का नाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी के पुत्र हैं और अच्छे नेताओं में माने जाते हैं। लेकिन मुझे ये बड़ा ही दिलचस्प लग रहा है कि उनकी पहचान अब लालू जी के समधी के तौर पर होगी, जबकि खुद वो काफी एक अच्छे जहनियत वाले नेता है। लेकिन चंद्रिका राय जी के बारे में मुझे ये दिलचस्प लग रहा है कि उनको अगर अपनी जिंदगी में राजनीतिक जीवन में कभी सांसद बनना था तो लालू नाम का सहारा लेना पड़ेगा। ये बड़ा ही दुखद पहलू है। पारिवारिक विवादों के बीच जिस तरीके से उनको टिकट मिला, तो ये एक हास्यास्पद पहलू है। इससे अलग उनको एक लीडर के तौर पर पेश करते, वो उम्मीदवार के तौर पर आते, सांसद के तौर पर, तो एक अलग सी बात होती। लेकिन जिस तरीके से वो चुनाव मैदान में उनको एक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए या सेफ्टी वर्क के लिए आरजेडी ने उतारा है, मुझे लगता है कि आरजेडी के पास और कोई तुरुप का पत्ता नहीं था। वो पारिवारिक सीट मानी जाती है लालू प्रसाद जी की, और उनके परिवार में के विवादों के बीच उनको खड़ा किया गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि पिछले दिनों से राजीव प्रताप रूडी जी जितनी मेहनत कर रहे हैं, मशक्कत कर रहे हैं, वो निश्चित ही चुनाव जीतेंगे। और ये चुनाव, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, बिहार के किसी विधायक और मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव ही नहीं है। नहीं, लेकिन तो एक बड़ा सवाल ये भी है, देखिए क्या है ना निखिल जी, 1 लाख से ज्यादा, 1.5 निखिल जी, लाख के आसपास वोट मेरा एक प्रश्न है। पिछली बार वो एडेड वोट हमें मिलेगा। निखिल जी, क्या है ना कि आपने कहा कि ये अच्छा होता कि दारोगा प्रसाद राय का जिक्र करके चंद्रिका राय का परिचय होता तो अच्छा लगता, लेकिन लालू जी के समधी के रूप में उनका प्रोजेक्शन हो रहा है, तो इसलिए उनका व्यक्तित्व डाइल्यूट हो रहा है। अब सर, मोदी जी के नाम पर तो बीजेपी दिख रही है इन दिनों ना, बीजेपी के नाम से मोदी जी प्रभावी नहीं दिख रहे। मोदी जी प्रभावी जी है, बल्कि आपके सारे कैंडिडेट मोदी जी को चुनने के लिए खड़े हैं। तो कहीं न कहीं जहां राजनीतिक लाभ या नुकसान की बात होती है, उसी हिसाब से स्ट्रेटेजिकली शायद प्रोजेक्शन होता होगा। प्रधानमंत्री चुनने, देखिए दोनों बातों में इसलिए अंतर है कि एक और देश का प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव हो रहा है, दूसरी ओर कोई नहीं, चुनाव तो सांसदों के चुनने का हो रहा है सर। लोकसभा चुनाव होता है सांसदों के लिए, और सांसद मिलकर चुनते हैं अपना प्रधानमंत्री। एक
फेडरल स्ट्रक्चर है ना अपने यहाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो नहीं है। तेजस्वी यादव का उम्मीदवार बनते हैं, तो इसलिए उन्हें अपनी उम्र और अपने अनुभव का तकाजे का ख्याल होता, तो इस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए उम्मीदवार के तौर पर ना उतरते। उनको सांसद बनना होता तो पहले ही कभी के बन गए होते। लेकिन लालू जी की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से दरोगा प्रसाद राय की छवि डाइल्यूटेड हुई है, इसका जवाब मैं आरजेडी के नेता से लूंगा। मैं अभी वो नेत्री आने वाली है उर्मिला ठाकुर, इंतजार कीजिए, मैं ये जवाब जरूर मांगूंगा उनसे। फिलहाल हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अब मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र की। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की बात करें तो लिच्छवी कहलाने वाला ये इलाका परदेशियों को गले लगाने में कभी पीछे नहीं रहा है। इसका इतिहास बताता है, 1957 में दूसरी लोकसभा के उपचुनाव में गुजरात के अशोक रंजित राम मेहता यहां से सांसद बने थे। उनके बाद जॉर्ज फर्नांडिस यहां से एक नहीं, दो नहीं, 5 बार संसद पहुंचे। अब तक 16 लोकसभा चुनाव में यहां 10 बार बाहर के लोगों ने इस सीट पर अपना प्रभुत्व दिखाया। 1952 में यह मुजफ्फरपुर ईस्ट हुआ करता था। मुजफ्फरपुर के नाम से कभी 7 लोकसभा सीटें थी। मुजफ्फरपुर सेंट्रल, मुजफ्फरपुर कम दरभंगा 1 और 2 यानी 2 सीटें, मुजफ्फरपुर नॉर्थ ईस्ट, मुजफ्फरपुर ईस्ट और मुजफ्फरपुर नॉर्थ वेस्ट 1 और 2 यानी 2 सीटें। 1957 में मुजफ्फरपुर लोकसभा अलग से कहलाया। 2014 में बीजेपी के अजय निषाद को 4,69,295 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह को 2,46,873 वोट मिले थे। 2009 में यहां जेडीयू के जय नारायण निषाद को 1,95,091 वोट मिले, तो एलजेपी के भगवान लाल सहनी को 1,47,282 वोट प्राप्त हुए थे। यहां बीजेपी ने फिर अपने सांसद अजय निषाद को मैदान में इस बार उतारा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अजय निषाद के पिता जय नारायण निषाद यहां से 4 बार सांसद रह चुके हैं। महागठबंधन ने ये वीआईपी को सीट दे दी है। वीआईपी ने डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को उम्मीदवार बनाया है। एक और सीट है सीतामढ़ी। सीता मां की धरती सीतामढ़ी में 1957 में पहली बार हैदराबाद से पीएसपी के उम्मीदवार आचार्य जेबी कृपलानी को भाषा धर्म से ऊपर उठकर पूरे सम्मान के साथ लोगों ने इन्हें विजयी बनाया था। इसके बाद यहां स्थानीय उम्मीदवारों का दबदबा रहा। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर श्याम सुंदर दास जीते। 1980 में कांग्रेस के बलिराम भगत जीते। 1989 में दरभंगा से आए हुकुमदेव नारायण ने जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की। अब तक कुल 15 लोकसभा चुनाव में 11 बार स्थानीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। वर्तमान में यहां सांसद रामकुमार शर्मा हैं। 2014 में रामकुमार शर्मा ने आरजेडी के सीताराम यादव और जेडीयू के अर्जुन राय को हराकर सीट पर कब्जा किया था। 2014 में आरएलएसपी के रामकुमार शर्मा को 4,11,265 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि आरजेडी के सीताराम यादव को 2,63,300 वोट मिले थे, जबकि 2009 में यहां जेडीयू के अर्जुन राय को 2,32,782 वोट प्राप्त हुए थे। कांग्रेस के समीर कुमार महासेठ को 1,22,216 वोट मिले थे। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर कांग्रेस का कभी दबदबा रहा। यहां बीजेपी आधिकारिक रूप से कभी नहीं जीती, लेकिन 2014 में एनडीए से यह सीट आरएलएसपी ने जरूर जीती। हालांकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई सीटों पर जीत हासिल की है। 1957 में सीतामढ़ी में 2 लोकसभा सीटें थी, एक सीतामढ़ी और दूसरी पुपरी। यहां से एनडीए से जेडीयू को सीट मिली है और उम्मीदवार है इस बार सुनील कुमार पिंटू। अब आपको बता दें कि जेडीयू ने स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर वरुण को टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने 10 दिन बाद ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तब आनंद फानन में बीजेपी विधायक को जेडीयू में शामिल करा के उन्हें प्रत्याशी बनाया गया। सुनील कुमार पिंटू बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। महागठबंधन से यहां पूर्व सांसद अर्जुन राय को आरजेडी ने टिकट दिया है। अर्जुन राय 2009 में जेडीयू से सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस के समीर कुमार महासेठ को वो हरा भी चुके हैं।
अब हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ गई हैं, उर्मिला ठाकुर, आरजेडी की आधिकारिक प्रवक्ता है। उर्मिला जी, आपका बहुत स्वागत है। और अब आप ही बताइए कि मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में कहां जाकर पार्टी अपना दबदबा देख पा रही है और कितनी फाइट नजर आ रही है आपको? मुजफ्फरपुर हाँ, मुजफ्फरपुर में हमारी पार्टी की जो वीआईपी उम्मीदवार हैं जी, वो उम्मीदवार हैं राजभूषण चौधरी निषाद जी जी, और वो बहुत ही ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि अजय निषाद जी जो वहां के पूर्व सांसद रहे हैं 2014 में, और ये जो निषाद का एक अभी पूरे देश पैमाने पे जो नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो अध्यक्ष हैं आपको वीआईपी पार्टी के, वो उनके बैनर तले आज पूरे देश का निषाद एकजुट हुए हैं। और जो उनका नाव छाप है, उस छाप के साथ सिर्फ अकेले राजभूषण चौधरी निषाद नहीं है, उस नाव के साथ पंखा है, उस नाव के साथ टेलीफोन है, उस नाव के साथ हाथ है, उस नाव के साथ लालटेन है, और वो सारे जो वहां के नेता है, कार्यकर्ता है, जाति पार्टी सभी से ऊपर उठ करके मुजफ्फरपुर में निषाद राजभूषण चौधरी को वोट करने के लिए जा रहे हैं। और पूर्व में जो वहां रहे हैं सांसद के रूप में, जो कैप्टन जय नारायण निषाद के पुत्र रहे हैं अजय जी, आपको ये भी याद होगी कि कैप्टन जय नारायण निषाद को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उन्होंने केंद्र में मंत्री बनवाने का काम किए, और पार्लियामेंट में पहली दफा किसी निषाद के बेटे को मंत्री पद मिला था। और आज जो उनके बेटे जो आए हैं कैंडिडेट बनके, उनके साथ लोगों का बहुत जोरदार शिकायत है, चाहे विकास का सवाल हो, परिवार का बात हो, इन सारी बातों को लेकर के जो है मुजफ्फरपुर सीट एकदम आरजेडी सहित जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं राजभूषण चौधरी निषाद, वो जीतने के लिए जा रहे हैं। ठीक, तो निखिल जी, तो आप लोग हार मान जाइए भाई मुजफ्फरपुर से, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि बस वो जीत रहे हैं। मुकेश सहनी के साथ, क्योंकि मुकेश सहनी के साथ पूरा देश का निषाद साथ है। मैं जरा निखिल जी से जवाब ले लूं, क्योंकि आपने तो कह दिया कि अब बस कुछ बचा ही नहीं, तो फिर निखिल जी अब आप लोग क्या करेंगे, वॉकओवर देंगे क्या? बड़ी बहन है और उन्होंने जो भी कहा उसका बड़ा सम्मान है, लेकिन देखिए जो मुजफ्फरपुर की सीट है, और यही नहीं बिहार की कई सीटें हैं जहां पे एक्सपोर्ट क्वालिटी कैंडिडेट सब उतारे गए हैं। जैसे शिवहर में कहा का देखिए रोरा ईट सब जोड़ के भानुमती का कुनबा ये बनाया गया है कैंडिडेट उतारने में। और राजभूषण चौधरी निषाद को सबसे पहले तो एक पहचान का संकट है, सिर्फ सिंबल के बुनियाद पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और कैप्टन जय नारायण निषाद ने जो ईबीसी कम्युनिटी के बीच, खास करके जो निषाद कम्युनिटी है उसके बीच बड़े कद्दावर नेता रहे, और उन्होंने काफी मेहनत किया है। और जब वो राजनीति से अलग हुए, उनके बेटे राजनीति में आए, और मुझे लगता है कि अजय निषाद एक अच्छे नेता है, बहुत ही अच्छे जहनियत के व्यक्ति हैं, और इस बार उनकी जीत होगी। जो तमाम रुझान हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, प्रधानमंत्री जी की अभी सभा हुई थी, वो काफी बेहतरीन सभा हुई। लोग स्वतः स्फूर्त जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी को सुनने आए, मुझे लगता है कि सभी लोग एकजुट होकर अजय निषाद जी को वोट देंगे, जिताएंगे। लेकिन उर्मिला ठाकुर ने एक सवाल किया था, उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा। 5 लाख से कम था, इस बार 5 लाख से ऊपर उनको वोट आएगा। ठीक, निखिल जी, लेकिन इन्होंने एक बात का जिक्र जरूर किया था कि अजय निषाद के खिलाफ वहां पर जन भावनाएं इस रूप में है कि उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, विकास के काम के नाम पर उन्होंने छला। तो क्या ये फैक्टर वाकई भारी पड़ेगा अजय निषाद पर? देखिए, दो बातें मैं कहूंगा। एक तो जो भी इंडिविजुअल एमएलए या एमपीज हैं, उनकी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का ख्याल रखें, कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट के काम करें। और अजय निषाद जी ने अपने डेवलपमेंट फंड का या वहां जो भी
केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसका काफी बेहतरी से उसमें सहयोग किया है उसको पूरा करने में। मुझे लगता है कि कोई बड़े भ्रष्टाचार के सवाल उनके ऊपर नहीं है। छोटी मोटी गलतियां होती हैं, एक छोटा मोटा जो लोकल इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो मुझे लगता है कि जनता उनको निश्चित तौर पर माफ भी करेगी। लेकिन अजय निषाद जी चूंकि बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व के कारण लोग उनको वोट देंगे। और देखिए, कोई भी कैंडिडेट हो किसी भी पार्टी का, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, थोड़ी बहुत किसी के यहां कोई अगर इन्विटेशन में नहीं गया तो वो भी एक नाराजगी हो जाती है, किसी के यहां कोई उद्घाटन में नहीं गया, कई बार इलाके का डेवलपमेंट की बात हो रही है साहब, वो तो ठीक बात है, मैनेज करना कोई आसान बात नहीं होता है। ठीक मैं उनके डिफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, एक चुनौती बोल रहा हूं जो पब्लिक लाइफ में है, जो पॉलिटिशियंस है उनके लिए। चुनौतियां तो कई होती है जी, मैं समझ गया सर। दिक्कत नहीं होती। डॉक्टर संजय कुमार, दरअसल मुजफ्फरपुर वो सीट है जहां की के मतदाता थोड़े से लीक से हटकर परफॉर्म करते रहे हैं, जो इतिहास कहता है मुजफ्फरपुर का। और एकमात्र ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां बड़ा उदारवादी मतदाता इस रूप में होते हैं कि स्थानीय और बाहरी का चेहरा वहां स्वीकार नहीं किया जाता है, इस रूप में कि यदि आप कहते हैं कि वो बाहरी है तो उनको मत ना मिले। अब सवाल ये उठता है कि जिसका इतिहास जिस क्षेत्र का रहा हो, जहां से जॉर्ज फर्नांडिस 5 बार सांसद रहे हों, बड़े बड़े दिग्गज नेता ने लोग मुजफ्फरपुर को अपनाया। 2019 क्या कहता है मुजफ्फरपुर को ध्यान में रखते हुए? देखिए, वो निषाद वर्सेस निषाद की लड़ाई तो है वहां, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो जातीय समीकरण में एनडीए के पास भी एक जातीय समीकरण है, यूपीए के पास भी एक अपने जातीय समीकरण है, जिसकी चर्चा उर्मिला ठाकुर जी कर रही थी कि नाव ही नहीं है, नाव के साथ टेलीफोन भी है, हाथ भी है, नाव के साथ पंखा भी है और भी चीजें हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर के साथ एक विडंबना रही है। डॉक्टर सुनील कुमार हमारे साथ बैठे हुए हैं। जापानीज इंसेफेलाइटिस से वो क्षेत्र पीड़ित रहा है। वो लीची का जब समय शुरू होता है, और विडंबना देखिए कि छोड़ दीजिए मुजफ्फरपुर में, अभी बिहार में भी कहीं कोई वायरल लैब नहीं है। अभी भी हम लोगों की डिपेंडेंसी पूना पर है, और हम लोग पूना भेजते हैं कंफर्म करने के लिए कि वो वास्तव में इंसेफेलाइटिस का कौन सा पार्ट है। हम लोग इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का के निकल जाते हैं। ये एक है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट आज तक वहां मुजफ्फरपुर में आकार नहीं ले पाया। ये मुद्दे हैं। आज भी मुजफ्फरपुर कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं दे पाया। इतना ठीक बात है कि जो उसकी पृष्ठभूमि रही है, इस तरह के कद्दावर लोग रहे हैं, और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे समाजवादी लीडर का वो क्षेत्र रहा है। तो अगर मुद्दों पर चुनाव होता है तब तो चीजें हैं, सवाल होगा। कभी यह सवाल किसी भी लोकप्रिय सांसद से नहीं होता है कि आप हमारे यहां कोई इन्विटेशन में आए या नहीं आए। सवाल वहां जाकर के रुकता है कि मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपने कितनी बदली। यह होता है जो सिटिंग होंगे, कल हो सकता है कि दूसरे कैंडिडेट सिटिंग होंगे, उनसे भी यह सवाल होगा। लेकिन हां, एक बात जरूर है कि जो कैप्टन जयनारायण निषाद हैं, उनका एक चेहरा है और एक उनकी अपना पेनिट्रेशन है, पकड़ है। उसका लाभ अजय निषाद को मिलते रहा है, पहले भी मिलते रहा है। इस बार के चुनाव में भी कैप्टन जयनारायण निषाद का लाभ उनको मिलेगा। और प्रधानमंत्री की जहां तक बात है, तो वहां पर राष्ट्रीय मुद्दा बनाओ कैंडिडेट की लड़ाई हो गई है। मुजफ्फरपुर के कई लोगों से मेरी बातें हुई और हमने कहा कि आपका क्या है, वोटिंग का पैटर्न क्या होगा, ट्रेंड क्या होगा। तो लोगों ने कहा कि हम लोग राष्ट्रीय अस्मिता को पर्टिकुलरली देख रहे हैं और उसके बाद फिर हम स्थानीय मुद्दों पर जाएंगे। मतलब स्थानीय मुद्दे तो हैं और स्थानीय मुद्दे खड़े हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दा को हम छोड़ करके और हम नेशनल प्रोस्पेक्ट में चीजों को तय करेंगे। तो अगर चीजें नेशनल प्रोस्पेक्ट में तय होगी तब तो किन्हीं और को लाभ मिलेगा। अगर नेशनल प्रोस्पेक्ट में नहीं तय होगी तो फिर ठीक है कि जो यूपीए के कैंडिडेट हैं, ठीक सर, कि भाई ठीक है, एक चेहरा है और क्यों नहीं इनको मजबूती दी जाए। जब निषाद वर्सेस निषाद ही है, तो दूसरे निषाद पर दांव लगाया जाए, बिल्कुल, तो परिणाम कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक। डॉक्टर सुनील, क्या डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद
वीआईपी से किस्मत आजमा रहे हैं मुजफ्फरपुर से। पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, पहली बार वीआईपी चुनाव मैदान में उतर रही है, पहली बार मुजफ्फरपुर जैसा प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी उनके खाते में आया है। जो वहां महागठबंधन है उसका एक 3 हिस्सा उनको मिला है, उनमें से मुजफ्फरपुर है। ऐसे में अजय निषाद पहले से ही लोग फेमिलियर हैं नाम से, एमपी भी हैं। फाइट किस तरीके से होगा और कितना सुलभ और सहज तरीके से लोग चीजों को एक्सेप्ट करेंगे। संजय जी, पहले मैं एक सेंटेंस छपरा के बारे में बोलूंगा। निखिल आनंद जी ने सारे बात बोल दिए थे। हाँ, सॉरी, हाँ, मैं तो प्लीज। छपरा में जाके भ्रमण भी किया, दौरा भी किया। जी, जी। एक वहां और फैक्टर है कि अगर चूंकि वहां पर छपरा में चूंकि वहां पर लालू प्रसाद यादव जी के, उनके और उनके परिवार के लोगों ने काफी बार जीत हासिल की और जिस तरह उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगे, तो जनता में लालू प्रसाद परिवार के लिए गुस्सा है। अगर लालू परिवार से संबंधित व्यक्ति नहीं होता, कोई और होता, तो हो सकता है कि एक फाइट होता, लेकिन चूंकि लालू प्रसाद के संबंधित व्यक्ति हैं तो वहां पे कोई फाइट नहीं है। जनता में लालू परिवार के प्रति आक्रोश है, उसका भी लाभ रूडी जी को मिलेगा। और रूडी जी ने अपने काम किए हैं, बाकी चीजें तो निखिल आनंद जी ने बता दिया, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब रहा मुजफ्फरपुर की बात, तो मुजफ्फरपुर में उर्मिला ठाकुर जी जितनी सहजता से कह रही थी कि वीआईपी पार्टी और मुकेश सहनी पर पूरे देश के निषाद समाज दाव लगा रहे हैं, हमें बड़ा हास्यास्पद लगता है कि जब बड़े बड़े कद्दावर नेता निषाद समाज को न्याय के साथ विकास करने वाले नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी में अजय नए निषाद थे, आज मदन सहनी है, इन लोगों ने निषाद के लिए जो किया वो निषाद समाज भूल करके ऐसे व्यक्ति के लिए जो कहीं से 2 पैसे कमा के नई पार्टी खोला, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड भी नहीं है, उस पर दाव खेलेगी और किसी व्यक्ति को एक जात की राजनीतिक ठेकेदार बना देना, हमें लगता है निषाद समाज काफी है, ऐसा गलती नहीं करेगी। आज वहां पर मुजफ्फरपुर का परिदृश्य देखें तो मुजफ्फरपुर में जय नारायण निषाद के बेटे अजय निषाद के पास लेगेसी है, उनके द्वारा किए गए कार्य हैं। थोड़ा सा मैं संजय जी को बताऊंगा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट काफी लगे हैं। एंसेफेलाइटिस से जूझता हुआ जगह भी वहां देखें तो उसके अस्पताल को एंसेफेलाइटिस से लड़ने के लिए सुसज्जित किया गया। वायरोलॉजी लैब केंद्र से सैंक्शन हो गए हैं, अंडर प्रोसेस से बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट वर्क भी वहां पर हुए हैं। जो अजय निषाद ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, निषाद समाज से आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का दौरा है, न्याय के साथ किए गए विकास कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण, डेवलपमेंट, सुशासन, कानून के राज, इतने सारे जब मुद्दे होंगे तो कोई एक नकारात्मक राजनीति करने वाली पार्टी जो तो के पास कैसे जा सकती है। ठीक, उर्मिला जी आप जवाब दें, उससे पहले मैं एक सवाल और जोड़ देता हूं कि सारण को लेकर अभी आपके एब्सेंस में चर्चा हो रही थी बाकी मेहमानों से कि भाई एक फैक्ट ये आया कि यदि लालू परिवार से कोई होता तो फाइट ज्यादा होता। बीजेपी के हमारे सम्मानित नेता ने बताया, क्योंकि चंद्रिका राय हैं, उनका परिचय लालू के समधी के रूप में देने की कोशिश हो गई है। सबसे पहले तो मैं आपको मुजफ्फरपुर का जवाब दे दूं कि सुनील बाबू बोले कि 2 रुपया कमा करके कोई आया और नई पार्टी बनाया है। ये तो सत्ता का अहंकार दिखाई पड़ता है कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा हो, क्या गरीब का बेटा बेटी रुपया कमा ले या जो भी हो, पार्टी का क्या उसको जो है पब्लिसिटी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? क्या उसको जनता का विश्वास प्राप्त करने का हक नहीं है? कभी सड़क छाप गरीब नहीं है भाई कि सड़क छाप को उठा करके जो है जिन्होंने गठबंधन बना लिया, कभी किसी को उपेंद्र कुशवाहा जी जैसे लोगों को नीच कह करके ठाकुर जी गरीब हम लोग हैं, नहीं लड़ सकते। सारे लोग बखलाहट में ऐसी बात करते हैं। आप नहीं, मुकेश सहनी जी, 1 मिनट संजय जी, मुकेश सहनी आज के डेट में हमें इनको 2014 में जो इनका नरेंद्र मोदी जी है उनके साथ उन्होंने देने का काम किया और उनका जो अपने जाति के लिए जो विकास की लड़ाई थी, चाहे वह उनके जाति को केंद्र से शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने की बात जो इनके नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हो या बिहार के जो
बीजेपी के अध्यक्ष थे, सारे लोगों ने जो उनसे वादा किया, जैसा कि मुकेश सहनी जी अपने भाषण में बयां करते हैं कि ये सारे लोगों ने मुझे ठगने का काम किया और जब इनको वोट लेना था तो मिला लिए और जब वक्त आया तो हमें धक्का दे के निकाल दिया। और आज देख लीजिए सड़क। अब ऐसे मौके पे कौन किसकी बात पर यकीन करेगा उर्मिला जी? ये तो सब मान के चलते हैं ना कि आप अपोजिशन है तो सिर्फ आप आलोचना ही करेंगे, तारीफ तो गलती से भी नहीं करेंगे आप एनडीए की। मुकेश सहनी के पक्ष में, क्योंकि मुकेश सहनी ने कोई भी जाति कोई आप अलग कर नहीं कर सकते हैं और मुकेश सहनी को आज के डेट में सारे सहनी जो निषाद परिवार है एक पैर पर खड़ा है, चूंकि उनके विकास के लिए, उनके हक हकूक के लिए मुकेश सहनी ने लड़ने का काम किया। इन लोगों ने एक सीट देने का काम नहीं किया। अब आप मेरे प्रश्न के उत्तर पे आइए ना। अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने उनको 3-3 सीट दिया और जनता में बहुत ज्यादा पकड़। जब वहाँ निषाद की बात होगी और मुजफ्फरपुर की विकास की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर के रिमांड होम में जो लड़कियों के साथ और उसके चलते जो देश पैमाने पर मुजफ्फरपुर जनता के सामने सारे मुद्दे हैं। अब एक एक मुद्दों पर हम इस वक्त चर्चा नहीं कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझना है। केंद्र से लेकर मैं आपको रोक रहा हूँ, रुकिए उर्मिला जी, रुकिए इसके कारण, उर्मिला जी रुकिए, इसके कारण उर्मिला जी रुकिए, साख गिरा उर्मिला जी, इसके लिए भी उर्मिला जी और सारण का जवाब बच गया है। हाँ, मैं आप सारण से पे ही मैं आना चाह रहा था। इतना समय एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मत दीजिए कि मैं बाकी जगह का जवाब आपसे ले ही ना पाऊं। ठीक है, आपके हीरो हैं मुकेश सहनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को होना भी नहीं चाहिए। लोकतंत्र है, जो जिसका साथी होता है, सहयोगी होता है, सब एक दूसरे का हीरो होता है। आप उनकी सराहना कीजिए, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। आपका धर्म, गठबंधन धर्म कहता है ये, और जनता तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन सारण को लेकर बताइए, चंद्रिका राय जी का परिचय लालू प्रसाद यादव के समधी के रूप में ही लोग क्यों दे रहे हैं? उनका अपना भी तो बड़ा अच्छा ऐतिहासिक परिचय है। देखिए, चंद्रिका राय जी कोई आज नए उतर के नहीं आ गए राजनीति में। जिस तरह से आप राजनीति किसी का पृष्ठभूमि तैयार करते हैं और बोलते हैं, उसमें चंद्रिका राय जी भी हैं। छपरा में सीधे लालू जी का परिवार को बात करते हैं कि उनके परिवार से संबंधित आए हैं। ये नहीं कहते हैं, समधी तो कल परसों बने, उससे पहले तो ऐसे ही थे। हमारे पार्टी का एक वो नेता थे और मंत्री भी रह चुके हैं। लालू जी ने छपरा में किस तरह से रेलवे का कारखाना लगाने का काम किए, उसकी बात ये लोग नहीं करते हैं। हमारे पार्टी की विकास की बात नहीं करेंगे, सिर्फ परिवारवाद के सिवा इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब भी ये बोलेंगे तो परिवार, किस पार्टी में परिवारवाद नहीं है? किस पार्टी में नहीं है कि उसके परिवार के लोग, बेटा बेटी पत्नी, किस परिवार में नहीं, किस पार्टी में लोग नहीं लड़ रहे हैं चुनाव? ठीक बात। तो इस तरह से बदनाम करने का जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो परिवार, कोई मुद्दा नहीं मिलता तो भ्रष्टाचार इस बिहार में 40 घोटाला हो। आ रहा हूँ, अगला सवाल भी आपसे लूंगा, मैं जवाब मांगूंगा। लालू यादव गरीब गुरबा की वकालत करते हैं, अगला जवाब भी आप ही से लूंगा, वकालत करते हैं। फर्क यही है कि कमल छाप साबुन से जो नहा लेता है तो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है, और जो उस साबुन से नहीं नहा पाया, छाप साबुन भी तो है मार्केट में, जो विपक्ष में बोलता है, सारा भ्रष्टाचार से लिप्त हो जाता है। ठीक, ये सीतामढ़ी एक लोकसभा सीट है जो बड़ा ही इस बार, डॉक्टर सुनील जरा समझाइए आप, अचानक से आपके यहाँ एक क्राइसिस हुई और फिर बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू को आपकी पार्टी में ज्वाइन कराया गया और फिर उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। कितना असर दिखा पाएंगे, क्योंकि सामने आरजेडी के अर्जुन राय हैं वहां। देखिए संजय जी, पहले तो आप जिस बात को पूछ रहे थे कि देखिए, पहले हमारे यहाँ डॉक्टर वरुण को टिकट मिला, किसी अपने व्यक्तिगत कारण से उन्होंने टिकट लौटा दिया, और किसी के व्यक्तिगत कारणों को कुरेदने का एक अच्छी संस्कृति नहीं होती है। हमने तो पूछा भी नहीं उनके बारे में, हमने कहा उनके बारे में कुछ पूछा नहीं साहब। जो हमारे उम्मीदवार हैं सुनील कुमार पिंटू, वहां के एक बड़े प्रतिष्ठित लोगों के बीच में लोकप्रिय पूर्व मंत्री, जुझारू नेता है और घर घर से वहां पे वाकिफ है, और हर व्यक्ति सीतामढ़ी में उनको जानता है और उनका अपना व्यक्तिगत भी प्रभाव है। इसके साथ ही अगर ये कर दे कि राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी और राज्य के स्तर पर माननीय नीतीश कुमार जी, अगर हमारे दोनों डबल इंजन के सरकार द्वारा किए गए विकास के काम, दोनों जी के जो कि छवि, सुनील कुमार पिंटू जी का व्यक्तिगत प्रभाव, इसके साथ
एक तरफ सकारात्मक और विकासात्मक राजनीति करने वाले, दूसरे तरफ जात पात की राजनीति करने वाले, दूसरे तरफ नकारात्मक चीजों की राजनीति करने वाले, दूसरे तरफ सामाजिक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर वोट लेने वाले, दूसरे तरफ जात की ठेकेदारी करने वाले कि ये जात मेरा है, ये जात मेरा है। जब रिजल्ट आएगा तो सब बुझा जाएगा महागठबंधन को कि ये जात की ठेकेदारी करने वाले नेता लोग का चेहरा नहीं दिखाई देगा। जनता बहुत आज होशियार है। आज देखिए ज्यादातर लोग आप देखे होंगे वोटर टर्नआउट में सर एक छोटा सा युवा जवाब चाहिए। पहली बार दे रहे थे। सर एक छोटा उनसे जवाब जब प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि आपके लिए मुद्दा क्या है, सारे ने कहा विकास। तो विकास पुरुष कौन है, ये सहज अनुमान का विषय है। तो वो जो युवाओं की और पहली बार वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो एक प्रगतिशील समाज के लिए वोट करते हैं, वो रूढ़िवादी संस्कृतियों से ऊपर होकर वोट करते हैं और उनको जात पात के ठेकेदारी में लेकर के ठीक है, समझ गया सर, एक ही बात में कितनी बार रिपीट किया जाएगा। तो उनको वैसे लोगों की सुनील जातीय गणना धरी की धरी रह जाएगी। डॉक्टर सुनील एक छोटा जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय थोड़ा बीतता जा रहा है और भी कॉन्स्टिट्यूंसी को समझना है। सुनील कुमार पिंटू बहुत योग्य उम्मीदवार है, बहुत अच्छी बात है। उनके अपने प्रभाव क्षेत्र भी हैं, जैसा कि आपने बताया, हम भी स्वीकारते हैं, मान लिया। डॉक्टर वरुण क्यों फर्स्ट चॉइस बने थे? वो उनसे कमजोर थे तब क्या, या उनसे ज्यादा प्रभावी थे तब? देखिए ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है, बहुत सारे पैमाने और मानकें होती हैं और पूरी तरह देखा जाता है कि महागठबंधन के अन्य घटक दलों की भी राजी खुशी होती है। तो वैसे में शीर्ष नेतृत्व ने उनको चुना। अब शीर्ष नेतृत्व के चॉइस को प्रश्न करना उचित नहीं है और उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से टिकट लौटा दिया। एक उम्मीदवार, चूंकि हमारे यहाँ नेताओं की और उम्मीदवारों की कमी नहीं है। ये अकाल जिस पार्टी में अकाल है उम्मीदवारों की, बीजेपी से लेना पड़ा आते हैं कहीं से कि आज पार्टी नहीं खुली और उम्मीदवार से लेना पड़ा, वैसी पार्टी नहीं है। खैर जी कोई बात नहीं सर। बीजेपी तो हमारा गठबंधन, हमारा घटक दल है। व्यक्तिगत में लोकतंत्र में मशीन है बीजेपी। देखिए लोकतंत्र में इधर से घुसिए उधर, लोकतंत्र में ये लोगों की अच्छा इस पार्टी में जाते हैं, कहाँ से जीतते हैं, कहाँ से लड़ते हैं, ये लोकतंत्र में एक वाजिब चीज है। ठीक सर। उर्मिला जी, चूंकि आपने जहाँ तक युवा का सवाल है, 2 करोड़ युवा को प्रत्येक साल नौकरी देंगे। वो सब युवा जो है ना, बढ़िया आप हंस रही थी, यहाँ कहते हैं युवा बेचो पकौड़ा, लेकिन इसके बाद आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज इनसे 1 मिनट जवाब ले लेते हैं, क्योंकि इनके कैंडिडेट अर्जुन राय वहां से किस्मत आजमा रहे हैं। अर्जुन राय पर आपने दांव चला है, ये तो कह रहे हैं कि सुनील कुमार पिंटू की तुलना में यदि हम बात करें तो अर्जुन राय कहीं टिकने वाले नहीं है, क्योंकि आप पर जातिवाद, आप पर संप्रदायवाद और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी डॉक्टर सुनील ने आरोप लगाया है। संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ये तो वक्त बताएगा सर कि कौन संप्रदायवाद का नारा देने वाले लोग हैं, कौन जातिवाद करने वाले लोग हैं। आप करते हैं तो कुछ नहीं होता, हम आगे बढ़ते हैं तो हो जाते हैं, बदनाम वाली बात है। तो इनका वक्त जैसे ही बोलते हैं हमेशा जुबा इतना दे रहा है, सारा मेरा है। जुबा को आपने किया, जुबा के लिए 2 करोड़ युवाओं को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, कुछ नहीं किए। किसान को लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे, आपने कुछ नहीं किया। 15 लाख रुपया काला धन लेंगे, आपने कुछ नहीं किया। सेना ने दिखाने का काम किया, तेज बहादुर देखिए खाना नहीं मिल रहा है, आपने उसको निकालने का काम किया। तो सारा चीज पर फेल है और ऊपर से बोलते हैं कि हम जीत रहे हैं, कोई नहीं है, भ्रष्टाचार। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ऐसी सरकार है कि एक भ्रष्टाचार में लिप्त है, बिहार में एक अपराध में लिप्त है। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये लोग वोट मांगते हैं और नरेंद्र मोदी जी सेना के नाम पर मांगते हैं और सेना इनके खिलाफ में घूम रहे हैं। तो इस तरह से देश के सारे लोग सब बात को समझ रहे हैं। इस तरह का जो है बिहार में नहीं चलने वाला है। बिहार काफी ठगाया है, बिहार के लोगों को उन्होंने वादा किए थे पिछले 2000 चुनाव में, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज देने का काम करेंगे, बोली लगाने का काम किए थे नरेंद्र मोदी जी। कितना दे दूं? 70 करोड़ दे दूं, चलो इतना दे देता हूं, 125 करोड़ दे देता हूं। तो सब 70,000 करोड़ मिला, 1.25 लाख तो करोड़ सारे जगह ये लोग फेल है। अर्जुन राय का जहां तक सवाल है, तो अर्जुन राय जी का जहां तक सवाल है, अर्जुन राय जी काफी सुलझे हुए और इन्होंने देखे किस तरह से नाटकीय ढंग से किसी को सिंबल देते हैं, फिर लेते हैं, उसके बाद फिर किसी को प्रोजेक्ट। इनके यहाँ सब कुछ हर जुर्म
जो है व्हाइट हो जाता है। हम लोग के यहाँ अगर थोड़ा गठबंधन बन गया, सामाजिक गठबंधन, सामाजिक न्याय का, चाहे वो संविधान पर खतरा का सवाल उठाते हैं, ठीक, समझ गया। आरक्षण के सवाल पर हमारी उर्मिला जी, हो गया, अब हमारा वो इशू नहीं है। हक देने की बात आपको रोक रहा हूं, है। आरक्षण आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी टिप्पणी में ले लूं। मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि आरक्षण कोई समाप्त नहीं कर सकता है। मुझे लगता है इन शब्दों पर हार्प करके जनता को गुमराह और जिस तरह से हो गया सर, हो गया, ये सब मुद्दा नहीं है हमारा। उर्मिला जी, प्लीज, करने का सारे पढ़े लिखे लोग हैं, प्लीज रुक जाइएगा, मैं बार बार आग्रह नहीं करूंगा, प्लीज रुक जाइएगा। और भाजपा ने डॉक्टर सुनील, प्लीज। गुजरात में जिस तरह से नंगा करके देखिए, नरेंद्र मोदी जी आप के पूरा राज देश में आप लोगों की परिचर्चा को सुन रहा है। प्लीज रुक जाइए, उर्मिला जी रुकिए, आप लगाने का काम कर। उर्मिला जी रुक जाइए। निखिल जी, बहुत संक्षेप में जरा बता दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं मधुबनी की ओर चलना चाहूंगा। देखिए, सीतामढ़ी की लड़ाई बड़ी दिलचस्प है जी। और पिछली मर्तबा जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार थे राम कुमार शर्मा जी, वो एक मुखिया को देश के संसद में भेजने का काम हमारी एनडीए ने किया था और इस बार उनके साथ तो ज्यादती हुई ही। पिछली बार दूसरे नंबर पर 2,63,000 वोट लाकर सीताराम यादव रहे थे और सीताराम यादव जी को दूध की मक्खी की तरह उठाकर फेंक दिया गया। और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी ने राम कुमार शर्मा जी को 4,11,000 वोट लाए थे, उनको भी फेंक दिया। अब टिकट किसको दिया है इन लोगों ने? टिकट अर्जुन राय जी को दिया है, जिनको 97,000 वोट आया था, 97, नॉट इवन 1 लाख। अब बताइए कि ये जो तमाम कुंठाओं का जो द्वंद्व है, उसके बीच हमारे उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू तो जरूर ही जीतने जा रहे हैं। ठीक, इसमें कोई शक ठीक नहीं सर। है और बेशक जीतेंगे। अब मैं आ रहा हूं मधुबनी, मैं मधुबनी या समझ लो, फिर चर्चा को कंक्लूड करता हूं। अब बात करते हैं मधुबनी की। ये एक और खास सीट है जहां की 6 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। दिलचस्प राजनीतिक अखाड़े में तब्दील होती नजर आ रही है मधुबनी सीट। यहां मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। मधुबनी लोकसभा सीट जो पहले कभी दरभंगा पूर्व थी, 1976 में परिसीमन हुआ तो ये मधुबनी सीट बनी। 1971 में यहां से जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते। यहां 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी जीत चुकी है। यह सीट कभी सीपीआई का गढ़ माना जाता था, जब सीपीआई के भोगेंद्र झा यहां से जीतने लगे। ये दौर था 1989, 1991, 1980, 1989, 1991 में यहां सीपीआई के भोगेंद्र झा जीत चुके हैं, जबकि 1996 में सीपीआई के चतुरानंद मिश्र भी जीत चुके हैं। 1977 में हुकुमदेव नारायण यादव जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। यहां से गाहे बगाहे कांग्रेस के शकील अहमद भी जीतते रहे हैं। यहां भी विधानसभा की 6 सीटें हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां आरजेडी को 3, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 1 और आरएलएसपी को 1 सीट मिली थी। मधुबनी दरभंगा प्रमंडल का एक प्रमुख शहर और जिला है। दरभंगा और मधुबनी को मिथिला संस्कृति का केंद्र माना जाता है। यहां वोटरों की संख्या 13,97,256 है। इसमें 7,55,812 पुरुष जबकि 6,41,444 महिला मतदाता है। पिछले चुनाव में हुकुमदेव नारायण यादव को 3,58,040 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि अब्दुल वारी सिद्दीकी को 3,37,505 वोट प्राप्त हुए थे। इस बार सिद्दीकी दरभंगा से किस्मत आजमा रहे हैं। यहां बीजेपी और एनडीए के प्रत्याशी हैं अशोक यादव। डॉक्टर अशोक यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता हुकुमदेव नारायण यादव के पुत्र हैं। हुकुमदेव नारायण यादव पिछली बार जीत चुके थे और 4 बार यहां से सांसद रहे हैं। खुद डॉक्टर अशोक यादव इसी लोकसभा के क्वेटी विधानसभा से 3 बार प्रतिनिधित्व दे भी चुके हैं। यहां महागठबंधन से वीआईपी को सीट मिली है और इंजीनियर बद्री कुमार पूर्वे उर्फ राजू यहां से भाग्य आजमा रहे हैं। ये दरभंगा के पूर्व विधायक कामेश्वर पूर्वे के भतीजे हैं। दिलचस्प ये है कि यहां से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में डटे हुए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद। इन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो पार्टी से बगावत करके ये बतौर निर्दलीय मैदान में उतर गए। हालांकि इन्होंने कभी कहा था कि वो कांग्रेस के लिए ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। नामांकन से पहले इन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा भी दे दिया था।
डॉक्टर संजय कुमार, मधुबनी एक वो सीट है जहां की मुकाबला त्रिकोणीय होना तय है। ये अलग बात है कि डॉक्टर शकील अहमद कहां तक पहुंच सकते हैं, ये 23 मई के बाद पता चलेगा। डॉक्टर संजय कुमार, यदि हमारी आवाज आ रही हो तो 5वें चरण के चुनाव में जहां, जी आप बोलिए। हाँ, तो आपको एक आश्चर्यजनक या वहां पर जो एक दिलचस्प बात आपको मिलेगी मधुबनी में, वो मिलेगी कि ब्राह्मण वहां दो फाड़ में हो गए हैं और भावना झा जो वहां की विधायक भी रही हैं, वो बड़ा ब्राह्मणों के बीच में शकील अहमद के लिए प्रचार कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा जो वहां का जो चुनाव का जो ये है, वो थोड़ा आश्चर्यजनक या कहिए कि थोड़ा दिलचस्प बना दिया है उस मोड़ को। अब रह गई बात कि चूंकि फातमी जो है वो शायद शकील अहमद के कहने पर ही वो वहां से विड्रॉ किए, लेकिन शकील अहमद वहां बड़ी मजबूती से बने हुए हैं। अब शकील अहमद कितना वोट काट पाते हैं, इस पर चीजें तय होगी। रह गई बात कि अशोक यादव, चूंकि वो पुत्र हैं इनके जो लगातार हुकुमदेव नारायण यादव जी के पुत्र हैं, और वो एक जमीनी नेता तो रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। उनकी पकड़ भी रही है लोगों के पास, उसका लाभ निश्चित रूप से अशोक यादव को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये त्रिकोणीय संघर्ष में चीजें कभी कभी कुछ, अब्दुल बारी सिद्दीकी को देख लीजिए, अगर हारने का जो अंतर है वो बहुत अंतर नहीं था, बहुत कम मतों से लोकसभा में बहुत कम मतों से हुक्मदेव नारायण यादव इनको हरा पाए थे। तो इस बार के कोण में आ गए हैं ये शकील अहमद, और शकील अहमद सबसे ज्यादा अगर पेनिट्रेट कर रहे हैं तो वो ब्राह्मण मतों पर कर रहे हैं, और ब्राह्मण वहां दो फाड़ में हो गए हैं। तो अगर ब्राह्मण मतों का लाभ शकील अहमद ले पाते हैं तो थोड़ा एनडीए के लिए भी ये सीट बहुत सेफ नहीं होगा। और यहाँ पर मुस्लिम मतों का झुकाव कितना समय कम है, मैं रोक रहा हूं, शकील अहमद के तरफ, इससे भी चीजें तय होगी। तो वहां का संघर्ष बड़ा दिलचस्प मोड़ पर है। ठीक, निखिल, बहुत संक्षेप में, आपकी ही पार्टी किस्मत आजमा रही है, पिता के बाद पुत्र, कितना प्रभावशाली होने जा रहा है इस त्रिकोणीय मुकाबले में? वो अशोक यादव जी संगठन में उन्होंने लंबा काम किया है और संघर्ष की बुनियाद पर उन्होंने राजनीति में जगह बनाई है। यह इत्तेफाक है कि हुकुमदेव नारायण यादव जी के बेटे हैं, जिनको हाल ही में हमारी सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया है। एक दिलचस्प चीज बता दूं कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी कैंडिडेट की हमने बात की, वो बद्रीपुर में उसी तरह के एक और कैंडिडेट है, और महागठबंधन में फूट है, इसका ये सबूत मधुबनी क्षेत्र भी है। अब शकील अहमद इतने कांग्रेस गांधी परिवार के नजदीकी रहते हुए उन्होंने दांव लगाया है, तो ये कतई नहीं हो सकता कि महागठबंधन में वो बिना किसी महागठबंधन के उम्मीदवार होते हुए, बिना राहुल गांधी के सहमति के प्रॉक्सी कैंडिडेट के तौर पे उतारे गए हैं। क्योंकि कांग्रेस ने आरएलएसपी और हम पार्टी के साथ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग करके आरजेडी को सबोटाज करने का एक प्लान कर लिया है, और उसी का एक परिणाम वहां देखने को मिल रहा है। 21,000 वोटों से जीते थे, 58,000 वोट वहां गुलाम गौस साहब को आया था। और इस बार शकील अहमद जी, वो इस बार के शकील अहमद इस बार के गुलाम गौस होंगे, और अशोक यादव फिर चुनाव जीतेंगे और ज्यादा मतों से चुनाव जीतेंगे। इनको 4 लाख से ज्यादा वोट आने जा रहे हैं। अब मैं समय की पाबंदी है, मैं जा नहीं पा रहा हूं, माफी चाहूंगा। आप चारों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम आपसे 5वें चरण के उम्मीदवारों के बारे में कुछ तथ्यों से अवगत कराएं। तो कुल 82 उम्मीदवारों में 21 दागी हैं, गौर कीजिएगा, 82 में 21 दागी हैं, जबकि 14 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। हालांकि पिछले चरण के मुकाबले कम आपराधिक चरित्र के उम्मीदवार हैं। बीएसपी से 25%, आरजेडी से 100%, बीजेपी से 67% उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस बार 5वें चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं बीजेपी के अजय निषाद। इनके पास कुल 29 करोड़ 88 लाख 67,484 रुपए की संपत्ति है। दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं आरजेडी के चंद्रिका राय। इनके पास 9 करोड़ करीब 70 लाख की संपत्ति इनके पास है। तीसरे सबसे अमीर
उम्मीदवार है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से बज्जिका अंचल विकास पार्टी के देवेंद्र राकेश। इनके पास कुल 9 करोड़ 68 लाख की संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति वाले उम्मीदवारों में सीतामढ़ी से भारतीय मित्र पार्टी के रविंद्र कुमार चंद्र उर्फ डॉक्टर राजा बाबू हैं। इनके पास कुल 5200 रुपये की संपत्ति है। 5वें चरण में कुल 6 महिला उम्मीदवार हैं। 5वें चरण में 31 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं पास हैं, जबकि 17 उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं। तो इस 5 की पहेली को सुलझाने की कोशिश होगी 6 मई को और आखिरकार सुलझेगी वो 23 मई को। समय शिखर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।